बात नहीं है, सब जानते हैं। ओके, अब देखिए आशुतोष और अनंत विजय, मुझे पता है आप दोनों मैच देखना चाहते थे। 9 आउट हो गए भाई, 200 भी नहीं हुए पाकिस्तान के। आशुतोष बेकार हो गया, वन साइडेड हो गया पूरा मैच। अब तो इंडिया का जीतना बिल्कुल तय है। आशुतोष, लगता है आपको आसान रहेगा? क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए तब तक कोई निष्कर्ष पर ना पहुंचे। पर ये कोलैप्स क्यों हो गया? हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसे घुटने टेक देगी पाकिस्तान की टीम इतने इंपॉर्टेंट मैच में। देखिए, क्रिकेट में और जो इस वक्त असेंबली मैच हो रहा है, इन दोनों में जबरदस्त समानता है। हाँ, भारतीय माफ करिएगा, भारत की टीम क्यों जीत रही लगातार? हाँ, क्योंकि चढ़कर खेल रही है। बीजेपी क्यों हारती हुई दिख रही है? क्योंकि चढ़ के नहीं खेल रही। ये बुनियादी बात है। बाकी चीजें तो अपने आप ऐड अप होती रहती हैं। देखिए, आज की तारीख में जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, जिसकी मैं भविष्यवाणी तो वैसे नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बहुत बुनियादी तौर पे आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों के बारे में मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की पुरानी आत्मा प्रवेश कर गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि उनका कायांतरण हो गया है, इस वजह से छत्तीसगढ़ में वो गुजरात में जैसे कांग्रेस पार्टी ने मैच खेला कि लगा ही नहीं को मैच खेलने के लिए उतरे, उन्होंने वॉकओवर दे दिया, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत गुजरात जैसी होगी जहां कांग्रेस थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उत्तराखंड की तरीके से खेल रहे हैं कि वहां वो नेता को हटाना भी चाहते हैं, नेता को रखना भी चाहते हैं, उनको टिकट भी देना चाहते हैं, उनको नहीं भी देना चाहते। फैक्शनलिज्म है, एक दूसरे की टांग खींचे जा रही। बिल्कुल इसी तरीके के हालत उत्तराखंड के अंदर हुए थे, जहां पे हरीश रावत को पता ही नहीं था कि वो प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं या नहीं चेहरे हैं, और उनकी टांग खींची जा रही है, नहीं खींची जा रही। खुद जो प्रभारी थे वो उनकी टांग खींच रहे थे, ये उनकी शिकायत थी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड में जो कांग्रेस ने किया, एग्जैक्टली उसी तरीके से कर रही है। तो ये जो कायांतरण हुआ है बीजेपी का, ये असली कारण है कांग्रेस पार्टी के चढ़कर खेलने की और भारतीय जनता पार्टी के डिमोरलाइज कैंपेन की। 3 चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण इसमें। पहली बात यह कि जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कांग्रेस की तरीके से अपने छत्रपों को निपटा रही है, चाहे वो रमन सिंह हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो। अगर निपटाना ही था तो 1 साल पहले निपटा देते, अभी क्यों निपटा रहे चुनाव के ठीक बीच में? दूसरी बात, आला कमान की टोटल दादागिरी चल रही। कांग्रेस में भी यही होता था, नेताओं को उठाया, जड़ देखा, जड़ जम रही, उठा के फेंक दिया, फिर दूसरा लगाया। एग्जैक्टली वही बात हो रही। शिवराज सिंह चौहान को पता ही नहीं कि उनको किस बात की सजा मिल रही, वसुंधरा राजे सिंधिया को पता ही नहीं किस बात की सजा मिल रही, रमन सिंह को पता ही नहीं किस बात की सजा मिल रही उनको। अगर वो नेता बनने के लायक नहीं थे तो 3-3 बार के मुख्यमंत्री कैसे बन गए? रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल से ज्यादा बड़ा कार्यकाल है, लेकिन फिर भी उनको जमने नहीं दिया जा रहा। अभी कर्नाटक के अंदर जो पुराने मुख्यमंत्री थे सदानंद गौड़ा, पहला नेता है जिसने खुलकर बोला कि भाई ये अब दादागिरी नहीं चलेगी सेंटर की कर्नाटक के अंदर। तो ये चीज अब शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह से भी ये चीज निकलने वाली है। तीसरी बात क्या है कि इतनी इनडिसाइसिव भारतीय जनता पार्टी तो मैंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी देखी नहीं थी, तय ही नहीं कर पा रहे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल राहुल गांधी की जैसे हो गए। वो कर्नाटक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो मध्य प्रदेश से पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही। छत्तीसगढ़ में जाके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं जीत पाएंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस का असली जो खेल है वो इस वक्त तेलंगाना के अंदर है, और तेलंगाना क्लासिक केस है। जिस हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया, भौकाल क्रिएट कर दिया था कि वो तो लोकल बॉडीज के चुनाव में भी जीत जाते हैं, और उसके बाद वो देखिए बीआरएस के टर्फ पे खेल के उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। पता ही नहीं चला कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी भी है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी बिहेव करेगी, तो फिर नतीजे वही होंगे जो हर आदमी सोच रहा है इस वक्त। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने और कंट्रोवर्शियल बात कह दी आपने कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं। वो जहां जा रहे हैं वो चुनाव बीजेपी हार जाती है, क्योंकि जहां तक हमें याद है हाल में 3-4 राज्य बीजेपी ने जीते हैं और मोदी जी वहां खूब प्रचार करके आए हैं। गुजरात गए, यूपी गए, उत्तराखंड गए, वो भी जीता। हम लोग शायद, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नाको चने चप गए थे।
हाँ, और कर्नाटक में मोदी जिता नहीं पाए थे, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी मोदी से बड़े नेता थे? तो चुनाव जिताना और चुनाव जीतना हारना अलग तरीके। जब आपकी पर्सनालिटी में वो चीज पैदा होने लगे, वो डिस्टॉर्शन पैदा होने लगे, तब समझ लीजिए कि आप चुनाव जिताने के लायक राज्यों के अंदर नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा था वो ऐसे नहीं लिख दिया था। ऑर्गेनाइजर बहुत सोच समझ के लिखने वाले लोग हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हैं। जब उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में जिताने की क्षमता नहीं रखते, और नरेंद्र मोदी ने खुद क्या कहा था, आपको याद होगा, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव जिताने लायक नहीं रह गया। ये दो चीजें जिसको आप जोड़कर देखिएगा। आप तो ऑर्गेनाइजर की बातों को काफी गंभीरता से लेने लगे। अक्सर पहले तो आप ऑर्गेनाइजर पर भी खूब हमला करते थे। देखिए, ऑर्गेनाइजर जब अपनी आलोचना करता है तब उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जब मान लीजिए कि सीपीएम की कोई मैगजीन है, हाँ, वो जो अपने नेता के बारे में आलोचना करने लगे, तो समझ लीजिए कि रॉट बहुत गहरा है। मतलब जो दिक्कतें हैं वो बहुत गहरी हैं, और वो शायद अब उस तरफ पार्टी के नेतृत्व का ध्यान दिलाना चाहते हैं। ओके, अनंत विजय। और एक बात और, हमारे बीच में एकमात्र पंडित जी हैं, वो विजय त्रिवेदी जी हैं, और खुद कहते हैं मैं पंडित नहीं हूं। अनंत विजय, मैं चाहता हूं कि थोड़ा क्रिकेट से शुरू किया जाए। आशुतोष वो शायद चुनाव के बारे में ज्यादा बोलना चाह रहे थे, क्रिकेट पर कम। क्या अनंत विजय आपको लगता है, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी बहुत क्रिकेट कवर किया है, पाकिस्तान की टीम गुजरात में बीजेपी के मोदी के गढ़ में 1 लाख गुजरातियों के बीच नरेंद्र मोदी नाम के स्टेडियम में हिंदुस्तान में बरसों बाद खेल रही है। उस टीम में ऐसे ऐसे लड़के हैं जो पहली बार आए हैं इंडिया। क्या उस प्रेशर में कोलैप्स कर गई क्या पाकिस्तान की टीम, अनंत विजय? अब कोलैप्स की है या नहीं की है, ये थोड़ा सा घंटे भर और रुक जाइए, पता चल जाएगा। भाई 9 आउट हो गए। हाँ, मुझे अभी आपको सुना मैंने 9 आउट हो गए, और मुझे तो पहले बॉल से उम्मीद थी कि इतना भी नहीं बना पाएंगे। 200 रन तो बहुत बना लिए उन्होंने। अच्छा। और जितने मेरे कुछ को पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, मुझे तो उतना पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं था। तो मुझे आप लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, मानक। मैं पिछली बार भी आपको कहा था कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, और न ही मैं भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं, ठीक है। हाँ। और अनुमान मैं नीचे से लगाता हूं, तेलंगाना से। आप सब लोग तेलंगाना को कांग्रेस, मतलब ज्यादातर लोगों को, राहुल जी को छोड़ के, ऐसा लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तेलंगाना की घटनाओं को बहुत सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। वहां एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पुन्नाना लक्ष्मैया। उन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो बहुत बड़े नेता हैं और ओबीसी नेता है, और उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि मुझे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को लेकर दिल्ली बुलाया था, और मैं दिल्ली में बैठा रहा और मुझसे वो लोग मिले नहीं। तो जो ये जातिगत जनगणना और पिछड़ों की राजनीति का जो दांव है, वो तो लक्ष्मैया ने जीरो कर दिया तेलंगाना। और कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में कोई संगठन नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी 80 के बाद से जितने चुनाव जीती है, वो सब विरोधी दलों के कमजोरी से जीती है। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, या किसी परिस्थिति के कारण उसको बहुमत मिला है। 80 में चुनाव क्यों जीता? इमरजेंसी के बाद लोगों का वो मोह भंग हो गया, तब जनता पार्टी से चुनाव जीत गया। 84 का आप सबको पता है। 89 में क्या हश्र हुआ था कांग्रेस पार्टी का, सबने देखा। उसके बाद सब वैसे ही दौर चलता रहा। 2004, 2009 जितने भी चुनाव हुए, अपने दम पर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। बावजूद इसके हमारे कुछ पत्रकार मित्रों को और कुछ संपादकों को राहुल गांधी में बहुत बड़ी संभावनाएं नजर आती थी, और एक बहुत बड़े संपादक, बल्कि किताब लिखे गए, जननायक राहुल गांधी के नाम से, एक अंग्रेजी में बड़े चमकते हुए कवर में अभी भी एक किताब आई है राहुल जी पर। अच्छी बात है, किसी भी नेता पर किताब आए, लेकिन इतना महिमा मंडन नहीं होना चाहिए कि ये कह दिया जाए संपादकों के द्वारा कि राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी बीट है। और ये ऑन रिकॉर्ड है। और वो बहुत बड़े न्यूज चैनल के बहुत बड़े संपादक थे, न्यूज डायरेक्टर भी थे। उनका वक्तव्य उस किताब में उद्धृत है, जतिन गांधी की किताब में। तो मुझे लगता है कि हम जब किसी पर लहालोट होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्यार उमड़ने लगता है हमारा। और जब हम किसी से नफरत करते हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ हमारा प्यार थोड़ा ज्यादा ढुलकने लगता है। तो मैं यही देख रहा हूं कि
जो कांग्रेस के प्रति हमारा प्यार है, जो राहुल गांधी के प्रति हमारा दुलार है, वो बार बार चुनाव के अनुमान पर हावी हो जाता है। और उसके लिए हम ऐसे तर्क ढूंढ के लाते हैं जिन तर्कों का समग्रता में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो राहुल गांधी बड़े नेता कभी नहीं दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं के शासनकाल में, वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इकलौते ऐसे अध्यक्ष हैं जो पद पर रहते हुए अपना चुनाव हार गए। 138 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव नहीं हारा था। फिर भी राहुल गांधी बहुत बड़े नेता माने जा सकते हैं, माना जाना चाहिए उनको। रही बात राज्यों के चुनाव की, तो मैं तेलंगाना की बात आपको बता दिया। अभी आप कंटिन्यू करिएगा जरा, अपने दर्शकों को भी बता दूं, हालांकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं मैच फॉलो कर रहे हो। ऑल आउट हो गए। 193 का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने इंडिया को, 192 का टारगेट दिया है, 191 पर ऑल आउट हो गए। बताइए, हम तो इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे इस मैच से, ऐसा कलैप्स वाकई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी आपके जैसी ही कुछ उम्मीदें लोग राज्यों के चुनाव से भी लगाए बैठे हैं। देखते हैं, उसमें भी बड़े दिलचस्प नतीजे आने की उम्मीद मुझे लग रही है। आपने मध्य प्रदेश में अनंत विजय कांटे का मुकाबला दिखाया है, राजस्थान में बीजेपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को एज है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप बीजेपी को एज दिखा रहे हैं? जी जी बिल्कुल दिखा रहे हैं, क्योंकि आप याद करिए मानक, मध्य प्रदेश में 11 विधानसभा चुनाव ऐसे थे जहां पर नोटा के वोट का अंतर, नोटा को वोट जितने मिले थे वो वोट के अंतर से ज्यादा था, चाहे वो जयंत मलैया हो, चाहे ऐसे बहुत सारे 11 लोग थे। तो वो उसको कम करने की कवायद शुरू हो गई है। और एक और चीज, मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला, सब लोग मानते हैं इसको, और संघ ने वहां पर बूथ स्तर पर अपना ऑपरेशन आरंभ कर दिया गया। और संघ के जो सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, उनको भी ये जिम्मा सौंपा गया है। हितानंद जी और विष्णु दत्त शर्मा और इन 3-4 लोगों की परसों बैठक हुई और जो अपना उनका मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट किया गया है। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री किसका नाम ले रहे हैं, किस, हम लोगों के लिए बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे टीवी डिबेट में अगर ये सब बिंदु हमारे सामने नहीं होंगे तो हम चर्चा किस पे करेंगे। हम लाडली योजना के उन पीढ़ी के उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं जो लाडली योजना का लाभ लेते हुए अब युवा हो गए और वो इस बार के वोटर हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाडली योजना के जो लाभार्थी थे उनमें से कितने लोग वोटर हो गए इस बार, वो भी देखना पड़ेगा। और वो शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी ताकत है। पर पिछली बार तो बीजेपी हार गई थी मध्य प्रदेश में, अनंत, पिछला चुनाव तो बीजेपी हार गई थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो नोटा का पिछले चुनाव में वोट का अंतर था, वो जीत के अंतर से 11 सीटों पर उसने प्रभावित किया था और उन्हीं 11 सीटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अगर वो 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को आती, जो नोटा को जो वोट मिले थे वो वोट अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने नोटा में अपना वोट दिया। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम भूल जाते हैं बार बार। तो नोटा इस बार न हो इसका खास ख्याल रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व वहां स्पष्ट है। निपटाने की बात वो मुझे नहीं मालूम है, मेरी जानकारी नहीं है, मैं अपनी अल्प जानकारी के आधार पर उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं अभी मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर आया हूं और मुझे वहां पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी ऐसी नहीं दिखाई दी कि उनको हारा दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और जो रही बात भ्रम की स्थिति की, तो भ्रम की स्थिति तो कल प्रियंका गांधी की सभा में पूरे देश ने टेलीविजन पर लाइव देखा, जब उन्होंने स्कूली छात्रों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर रही थी, उसमें कुछ भूल गई, फिर कमलनाथ जी उनको करेक्ट करते हैं। ये सब लाइव टीवी पर पूरे देश के लोगों ने देखा। तो भ्रम की स्थिति कांग्रेस में है या बीजेपी में है, इसका आकलन मानक हम लोगों को करना चाहिए। वो भ्रम जो स्पष्ट रूप से दिखता है या वो भ्रम जिसका हम परसेप्शन के आधार पर आकलन करते हैं, ये फैसला जनता को करना है। ओके, हम लोग तो सिर्फ फैक्ट जनता के सामने रखने वाले लोग हैं। ओके, रही बात, हाँ, ओके, राहुल जी, आशुतोष का कहना है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जैसे हो गए राज्यों के लिहाज से, राज्यों के चुनाव में जब जाते हैं वो हारते हैं। आप सहमत हैं क्या? क्या ये तुलना सही है राहुल जी?
एक मिनट, अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी एक सेकंड बस एक सेकंड करा दिया। अनंत विजय क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोगों को 4 राज्यों पर बोलने की अनुमति दी और मुझे 2 राज्य पे चुप करा दिया। नहीं, मैंने टाइम के हिसाब से देखा। अच्छा आप बोल लीजिए, आप बाकी राज्यों पर भी बोलिए। छत्तीसगढ़ बताइए, चलिए क्यों आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं? मैंने छत्तीसगढ़ में यही कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के प्लान को लेकर चल रही है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि वो कार्बन कॉपी पर यकीन करती है या ओरिजिनल पे, फोटो कॉपी पे यकीन करती है या ओरिजिनल हिंदुत्व पे यकीन करती है। आइए राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 120 से 130 सीटों पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का जो कल का इंटरनल सर्वे था, जो डीके शिव कुमार जी ने स्वयं कराया था, वो लीक हो गया। उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति ये सबके सामने आ गई। तो अगर इस लिहाज से देखें तो मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, मैं पिछली बार भी आपके साथ इन्हीं अनुमान पर था और मुझे लगता है कि वही अनुमान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% साबित होगा, लेकिन 70-80% का हमारा स्ट्राइक रेट अभी तक रहा है और लगता है कि इस बार भी रहेगा। ओके, ऑलराइट। राहुल जी आपकी बारी है। और राहुल जी, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं जो आशुतोष ने की? नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं राज्यों के चुनाव के लिहाज से? नहीं, पहली बात तो मेरा मानना यह है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, पहले तो ये कह दूं। दूसरे, ये मानना कि कोई भी सारे चुनाव एक व्यक्ति और एक कारण से हारे या जीते जाते हैं, मैं समझता हूं हम में से कोई भी इस पर सहमत नहीं होगा। मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई और हो, वो चुनाव हार जीत में एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं होता। तो केवल हम इन दोनों के नाम और इन दोनों के अपने अपने प्रभाव के आधार पर ही अनुमान लगाएंगे तो वो जाहिर है कि व्यवहारिक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो कई बार हमने देखा है कि मोदी जी का जादू कई जगह चला है, कई जगह नहीं चला है। उससे हम इतना ही निकालेंगे कि जब तक स्थानीय स्थिति पर स्थानीय स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, संगठन एकजुट नहीं है, वहां पर आपके सारे नेताओं में आपसी खींचतान नहीं है, सब पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, विपक्ष में बहुत मजबूत नेता और नहीं है, उनकी तैयारी थोड़ी सी कम है, वहां पर चाहे वो राहुल गांधी हो, उनकी कांग्रेस हो या मोदी और बीजेपी हो, वहां पर हार जीत हो सकती है। केवल एक कारण से कुछ होता नहीं है। Okay. तो मैं इस पूरी थ्योरी में यकीन नहीं करता। और हम जानते हैं कि कई जगह जहां ये सारी चीजें होती हैं, जहां जमीनी मजबूती होती है, कार्यकर्ता एकजुट होते हैं, संगठन में थोड़ी वो अंतर्घात नहीं होता है, वहां पे मोदी जी के भाषणों का असर होता है। ये भी हमने देखा है, कई जगह 7 से 8% तक असर देखा गया है, ऐसा बात के सर्वेक्षणों में आया है। राहुल गांधी अभी जो स्थिति है उसमें अगर तुलना उनकी हम मोदी से करेंगे तो वो थोड़ी सी असमान तुलना हो जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अभी अपनी लोकप्रियता और प्रभाव के उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां पर मोदी पहुंच चुके हैं। ओके, अब इसलिए हाँ, कुछ बताइए। जी हाँ आशुतोष, मैं यही कह रहा था ना, देखिए नरेंद्र मोदी अपने दम पर बहुत सारे चुनाव जिता चुके हैं। राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि अपने दम पर क्या आज तक कोई चुनाव जिताया है, या फिर जो चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल की कांग्रेस ने जीते उनके टॉप लीडरशिप में आने के बाद, वो क्षत्रपों की वजह से जीते? ये भी तो है। मानक, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात इतनी विवादास्पद हो जाएगी। मैंने तो कहा कि आपका कार्यक्रम थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए। हाँ। देखिए, 2-3 चीजें, मैं जो बात मैंने कही, मैं कोई बात गंभीरता से कहता हूं, मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं कहता। हाँ। विराट कोहली बहुत बड़े कप्तान है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट का नाम आएगा तो उनको पता चलेगा उनके नाम के आगे एक भी चैंपियनशिप नहीं है। एक भी चैंपियनशिप वो भारत को नहीं जिता पाए। सचिन तेंदुलकर दुनिया के क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों में उनका नाम आएगा, लेकिन वो भी 0 पर आउट होते हैं। और क्रिकेट के आखिरी 4-5 साल में तो उनकी जो हालत थी, लोग कहने लगे थे कि उनको टीम में नहीं रहना चाहिए। तो एक जमाने में और कप्तानी में उनका भी रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का भी कोई ग्रेट नहीं है, बहुत खराब है। कप्तानी छोड़ी उन्होंने। हाँ। रोते हुए कप्तानी छोड़ी थी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में किम ह्यूज ने कप्तानी छोड़ी थी, इंग्लैंड के अंदर डेविड गॉवर ने कप्तानी छोड़ी थी और गूच को कप्तानी दी थी, और डेविड गॉवर ने और जो किम ह्यूज थे उन्होंने एलन बॉर्डर कप्तानी दी थी, और सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ी थी। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कह रहा हूं
कि आज की तारीख में जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ ध्यान से देखिए, तो आपको बीजेपी के अंदर इंडिसाइसिवनेस दिखाई पड़ रही है। मेरा कहना यह है कि अगर विजयराजे सिंधिया को अगर आप नेतृत्व नहीं देना चाहते तो 1 साल पहले हटा देते, शिवराज सिंह चौहान को 1 साल पहले हटा देते, रमन सिंह को 1 साल पहले हटा देते, नई लीडरशिप खड़ी करते, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड के अंदर किया। आप धामी को लेकर आए थे ना, आपने 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, तो क्यों नहीं आप वसुंधरा राजे सिंधिया को, रमन सिंह को और इनको हटा के नई लीडरशिप को, आप वीडी शर्मा को खड़ा करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा करते थे मध्य प्रदेश, नहीं कर पाए ना आप। ये क्या दर्शाता है? दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी के अंदर वो छटपटाहट शुरू हो गई। मैंने कहा कर्नाटक इसका बड़ा भारी एग्जाम्पल है कि जहां पर स्थानीय बड़े नेता, और जब मैंने आपको उदाहरण दिया था गौड़ा का, तो गौड़ा बीजेपी के अंदर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सेंटर की दादागिरी है इससे नुकसान हो रहा है, आपने जेडीएस के साथ गठबंधन कर दिया और किसी को पता ही नहीं है, लोकल लीडर को आपने, ये बिल्कुल वही स्थिति है जो कांग्रेस के साथ हुआ करते। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी क्यों बर्बाद हुई? इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि वीरेंद्र पाटिल को 1990 में राजीव गांधी ने हवा में सैक कर दिया था। और आंध्र प्रदेश के अंदर इसी तरीके से आपने टीएन को हवा में कर दिया था। तो जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं जड़ों से कटते हुए जा रहे हैं, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में दिखाई पड़ रही। मैं ये नहीं कर, और दूसरे एक बात बता दूं, आरएसएस के बारे में बहुत भ्रम है कि आरएसएस चुनाव जिता देता है। आरएसएस अगर चुनाव जिताने की हैसियत रखता तो 2014 के पहले सारे चुनाव जिता देता। उनके सरकारवा सरसंघ चालक अगर बैठ रहे हैं तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी दयनीय, कितनी कमजोर है। आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता, उन्हें जिता पाया आज तक। 2004 में जब लोग तुलना करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता है, सोनिया गांधी, तो कोई तुलना नहीं थी। मैं राहुल जी की इस बात से पूरी तरह डिसएग्री करता, कोई तुलना नहीं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी 137 सीट लेकर आई और सोनिया गांधी की पार्टी 145 सीट लेकर आई और 10 साल शासन किया। और मनमोहन सिंह की तुलना अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी से करेंगे इतिहास में, तो लोग कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के सामने मनमोहन सिंह कोई नेता ही नहीं है। लेकिन 2009 में 65 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 145 से बढ़ के आ गई थी 204 सीटें। तो अब जो हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, और पिछले चुनाव में जो वोट मिलते हैं अगर उसको जोड़कर अगर हम हिसाब लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100% चारों चुनाव हारेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर वो नए सिरे से अगर एनालिसिस करेगी, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने वोट दिया वो आपके कोई कैप्टिव वोटर तो है नहीं, कोई हॉस्टेज तो है नहीं, इस बार भी वोट देंगे। तो ये जो एनालिसिस का तरीका है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए के अपने रणनीतिकारों के लिए आत्मघाती साबित होगा। और मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर चुनाव को बड़ी चुनौती के तौर पर लेते हैं, इसलिए उनका अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मिदास टच भी कभी कभी आपका टच जो है गायब हो जाता है बहुत। इस मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट हुए। लास्ट इनर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन आखिरी पारी खेल लेते, अगर 4 रन बना लेते तो उनका क्रिकेट का एवरेज 100 का होता, 99.4 का था। आखिरी गेंद पे, आखिरी इनिंग में पहली गेंद पे 0 पर आउट हुए। एरिक विलिस नाम का बॉलर था। 99.4 100 तो हिस्ट्री भी अपने हिसाब से न्याय करती है, लॉ ऑफ एवरेज चलता है। आप सब समझ गए होंगे कि आशुतोष मैच क्यों देखना चाह रहे थे आज का। विजय त्रिवेदी, विजय जी, आशुतोष का जो विश्लेषण है उसमें जो उन्होंने कहा कि ये सेंटर की या टॉप लीडरशिप की दादागिरी होती है, मतलब कहने का कि इनडिसाइसिवनेस भी है, अपने मन मर्जी से फैसले लेना, जैसे वसुंधरा राजे को आगे ना करना, किसी को नहीं पता क्यों, शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया, किसी और को भी आगे नहीं किया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को आगे नहीं किया। इसके पीछे वजह क्या है विजय त्रिवेदी? कौन सी ये स्ट्रेटजी है? क्योंकि आपने तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को दशकों कवर किया है। आपने विजय जी आपने म्यूट किया है शायद। पंडित जी, मुझे इसमें आशुतोष जी ने जिस तरह से व्याख्या की बहुत ठीक